कभी कभी सोचती कि क्यों औरों से अलग मेरी सोच है, क्यों मैं एकदम अलग हूँ। फिर सोचती कि सभी की परिस्थिति भी बहुत अलग अलग होती है। जिंदगी में किसी को कुछ चीज़ आसानी से मिल जाती है जिसकी उसे कोई ज़रूरत भी नहीं होती, और इसके विपरीत जिसे उसकी ज़रूरत होती है उसे वह चीज़ चाह कर भी नहीं मिलती। चाहे जो कुछ भी हो जाए, शायद इसे ही तकदीर कहते हैं। यही सब सोचते सोचते मैं अपनी ज़िंदगी के मुद्दों में विचरण करने लगी। आज विकास ने मुझसे वह कह दिया जिसे शायद मैं सुनना भी चाहती थी, और शायद नहीं भी। दिल तो कह रहा था कि उसी क्षण उसके साथ हो ले, पर हमेशा की तरह दिमाग ने उसे फिर जकड़ लिया, और हमेशा की तरह दिल हार गया। हालांकि वह उदास हो गया, पर उदास होना तो इस दिल की नियति ही थी। जब भी मेरे दिल ने उन्मुक्त आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरनी चाही, जब भी मेरे दिल ने गुब्बारे की तरह हल्का होकर बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हवा के वेग के साथ अपने को खुले आसमान में छोड़ना चाहा, या जब भी मेरे दिल ने विकास की बाहों में छिपकर जी भर कर रो लेना चाहा, हर बार इस दिमाग ने मेरे मन की भावनाओं को इतना जकड़ लिया कि मन बेचारा मन मार कर ही रह गया। मैं आखिर ऐसी क्यों हूँ? मात्र 25 वर्ष की तो हुई हूँ। मेरी उम्र की लड़कियाँ जिंदगी को कितना खुलकर जीती हैं, उठती लहरों की तरह लापरवाह, सुबह की पहली किरण की तरह उम्मीदों से भरी, पल पल को खुलकर जीती है। आखिर यह सब मेरी नियति में क्यों नहीं? परंतु मैं नियति को दोष क्यों दूं? आखिर किसने मुझे रोका है? आखिर किसको मेरी चिंता है? पापा, जिनसे एक छत के नीचे रहते हुए भी शायद ही कभी मुलाकात होती है, या छोटी माँ, जिन्होंने ना ही मुझे कभी रोका है, ना ही कभी किसी बात के लिए टोका है। हम तीनों कहने को तो एक ही घर में रहते थे, पर परिवार जैसा कुछ नहीं है हमारे बीच। बिल्कुल पटरियों की तरह जो एक साथ रह कर भी कभी नहीं मिलती। अपने कमरे में बैठी मैं आज जब अपने मन के डर को कुरेदना चाहती थी, उससे जीतना चाहती थी, तब अनायास ही मेरी नज़र माँ की तस्वीर पर पड़ी। कितना प्यार करती थी मुझसे। मेरी पसंद का भोजन बनाने से लेकर मुझे पार्क में लेकर जाना, मेरे साथ खेलना, मुझे पढ़ाना। मानो उनकी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होती थी। पापा तो होकर भी कभी नहीं होते थे। मैंने कई बार माँ को पापा के इंतज़ार में आंसू बहाते देखा। कई बार मैं उनसे कहती, माँ, आप पापा के लिए क्यों रोती हैं? क्यों हमेशा मेरे जन्मदिन का केक काटने से पहले उनसे बार बार घर आने की गुहार लगाती हैं, जबकि पापा कभी नहीं आते हैं। कभी घर आते भी हैं तो अपने कमरे में बंद रहते हैं। माँ, आप पापा को छोड़ क्यों नहीं देती? मेरे ऐसा कहने पर माँ मुझे प्यार से समझाती, बेटी, मैंने तुम्हारे पिता को अपना सब कुछ माना है। उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उनके रिश्तों की जगह ले ली है। मुझे उस दिन का इंतज़ार करना है जब उनका यह भरम टूटे कि वे अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। यदि हम लोग उन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो कल जब उनका यह भरम टूटेगा, वे अकेले पड़ जाएंगे। तब उनके साथ कौन होगा? और यह मैं नहीं देख सकती। मुझे अपने प्यार और समर्पण पर पूर्ण विश्वास है। वह दिन जरूर आएगा। 11 वर्ष की आयु में माँ की ये दलीलें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आज याद करती हूँ तो लगता है इतना प्यार और इतना समर्पण, इतना निश्चल प्रेम, और उस प्रेम को पाने के लिए इतना धैर्य कैसे कर पाती थी माँ ये सब? और आखिर क्यों करती थी? क्यों उन्होंने उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी खराब कर ली जिसकी नज़रों में माँ की कोई इज्जत ही नहीं थी, जिसकी नज़रों में माँ के लिए कोई प्यार भी नहीं था, और ना ही प्यार था अपनी बेटी के लिए। वह इंसान तो केवल पैसों की मशीन बनकर रह गया था, जिसके भीतर भावनाओं ने शायद पनपना भी बंद कर दिया था। और एक दिन अचानक कार एक्सीडेंट में मुझसे वह ममता की निर्मल छाया भी छिन गई। मात्र 12 वर्ष की थी मैं। खूब रोई चिल्लाई, पर मेरी पीड़ा सुनने वाला कौन था? जितनी मुझे पीड़ा थी उतना क्रोध भी था। क्रोध उस पिता पर
जिन्होंने मेरी माँ को आखिरी बार भी देखना उचित नहीं समझा। विदेश गए थे वे जब यह दुर्घटना घटी। मैंने पापा से रो रो कर जल्दी से जल्दी आने की अपील की, परंतु वे मुझे टालते रहे और अंत में नाना जी ने माँ के अंतिम संस्कार की। याद है मुझे कितना बिलक बिलक कर रोए थे नाना जी। बार बार अपनी बेटी के मृत शरीर को देखकर माफ़ी मांगते ही रहे कि कैसे उन्होंने अपनी फूल सी कोमल बेटी की शादी इस इंसान के साथ कर दी। उसके बाद नाना जी मुझे अपने साथ ले गए, परंतु कुछ ही वक्त बाद पश्चाताप में वे भी इस कदर जले कि यह प्यार भरा साया भी मुझसे छिन गया। तब कहीं जाकर पापा आए और मुझे अपने साथ घर ले गए। मैं अपने पापा से लिपट कर खूब रोई थी। तब पहली बार पापा ने मुझसे कहा था, माँ चली गई तो क्या हुआ, तुम्हारे पापा हैं तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हम जल्द ही बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ हमारा अपना बागान होगा, तुम वहाँ खूब खेलना। पापा आज पहली बार मुझसे प्यार से बोले थे। मुझे लगा कि शायद माँ की तपस्या रंग ला रही है। शायद सच में पापा बदल गए हैं। शायद माँ के जाने के बाद उन्हें अपनी गलती महसूस हुई। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद मैं यह समझ गई कि ऐसा कुछ नहीं था। पापा जैसे थे वैसे ही हैं। उन्होंने मुझे आश्रय जरूर दिया, परंतु कभी मुझे स्नेह नहीं दिया। हमेशा की तरह फिर उनके पास समय नहीं था। धीरे धीरे अकेले रहने की मेरी आदत ही पड़ती गई। घर से स्कूल और स्कूल से घर। पापा शायद ही कभी मेरे स्कूल आए होंगे। ना कभी अच्छे अंक लाने से मेरी पीठ थपथपाई गई, ना ही कभी बुरे अंक लाने पर डांटा। हाँ, स्कूल में अन्य बच्चों के माता पिता को देखती तो बहुत तकलीफ होती। माँ तो नहीं थी, पर पिता थे मेरे, जो होकर भी नहीं थे। कई बार टीचर ने मुझसे कहा, अनुराधा, तुम अपने पिता से कहना कि वे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आएं। सभी आते हैं। मैं चुप ही रह जाती, मानो मैं मन से हार चुकी थी। कौन पिता, कैसे पिता? धीरे धीरे यह सब खत्म हो गया। अब कोई मुझसे कुछ नहीं कहता। स्कूल वालों को टाइम पर फीस मिल रही थी और अब मेरे पिता शहर के जाने माने रईस थे। उन्हें कोई क्या सिखाता। इस बीच मेरी आया ने मुझे बताया कि पापा फिर शादी करने वाले हैं। मेरा किशोर मन अपनी माँ की जगह किसी और को कैसे दे सकता था। पापा से तो मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु मन ही मन ठान लिया कि वह औरत जो भी हो, पापा की पत्नी तो बन सकती है, परंतु मेरी माँ नहीं। मैं अपनी माँ की जगह किसी और को कभी नहीं दूंगी। पापा ने माँ की मृत्यु से 9 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली। वह कौन थी, कैसी थी, ना तो मैं जानती थी और ना ही जानना चाहती थी। मेरे स्कूल में कई लोग मुझसे पूछते, लेकिन मैं चुप रह जाती। फिर उन्होंने पूछना भी बंद कर दिया। मैं कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त रहने लगी। मैं लोगों की भीड़ से बस भाग जाना चाहती थी। अकेलापन ही धीरे धीरे मुझे अपना सा लगने लगा। खैर, पापा ने छोटी माँ से मेरा परिचय करवाया। अनुराधा, इनसे मिलो, इनका नाम कुसुम है। आज से यह तुम्हारी माँ है। मैं चुप रही, एक नज़र भी उठाकर उस कुसुम को नहीं देखा। मैं अब घर में और कैद रहने लगी। स्कूल से आते ही अपने कमरे में चली जाती। बस कभी कभार कुसुम आया से कुछ बात कर लेती। छोटी माँ ने कभी मुझसे कुछ बात करने की कोशिश नहीं की और समय गुजरता गया। पापा अभी भी नहीं बदले। कई बार वे छोटी माँ पर चिल्लाते। लगता था कि फिर वही सब दोहराया जा रहा है। छोटी माँ को कभी मैंने पापा की कमाई पर ऐसो आराम करती नहीं देखा। वे तो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, चुपचाप अपने कमरे में रहती। धीरे धीरे मेरे मन में उनके प्रति नफरत कम होती गई, लेकिन अभी भी मैं उनको माँ मानने के लिए तैयार नहीं थी। कभी कभी दिल ज़रूर करता कि मैं उनसे पूछूं कि क्यों उन्होंने मेरे उम्र दराज पापा से शादी की, जबकि उन्हें तो कोई भी मिल सकता था। आखिर इतनी खूबसूरत थी और इतनी जवान। लेकिन हमारे बीच बहुत दूरी बन गई थी, जिसे न मैंने कभी दूर करना चाहा, न उन्होंने। ऐसा लगता था मानो घर के अलग अलग 2 कमरों में 2 जिंदा लाशें हों।
घड़ी की घंटी ने सुबह के 3 बजाई। मैं कमरे से बाहर आई और फ्रिज से पानी निकाल कर पिया। तभी मेरी नज़र छोटी माँ पर पड़ी, जो बाहर बालकनी में बैठी थी और बाहर की तरफ एकटक देखकर कुछ सोच रही थी। मुझे अनायास ही हंसी आ गई। मुझे दया आ रही थी इस बंगले पर, जहाँ की महंगी दीवारों और महंगे कालीनों ने महंगे आंसुओं का मोल नहीं समझा। मैं अपने कमरे में रो रही थी और छोटी माँ इसी अवस्था में सुबह 3 बजे बालकनी में बैठी हैं। खैर, मैं अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, आज मेरे दिल ने मुझे रोक लिया। दिमाग ने फिर से उसे जकड़ा। कहा कि तुझे क्या मतलब है? यहाँ सब अपनी जिंदगियाँ जी रहे हैं, तू भी जी। क्या तुझे तेरी छोटी माँ ने कभी कुछ कहा? जब तू उदास थी तब कभी तुझसे उदासी का कारण पूछा? जब कभी तू परेशान थी कभी तेरे पास आकर बैठी वो? यह तो छोड़, कभी तुझसे कुछ बात भी करने की कोशिश की इन्होंने? तेरी जिंदगी में कोई कभी दिलचस्पी दिखाई इन्होंने? नहीं ना। फिर तू किस बात की सहानुभूति दिखाना चाहती है? जो सब जैसा चल रहा है सदियों से इस घर में वैसा ही चलने दे। अब और कुछ नए रिश्ते ना बना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आज तो मेरा मन मेरे दिमाग से हारने वाला नहीं था। कदम वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। मैंने एक नज़र फिर छोटी माँ पर डाली। उनके गालों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। न जाने मुझे उस वक्त क्या हुआ, मेरे कदम उनकी तरफ बढ़ने लगे। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने उनसे पूछा, आप ठीक तो हैं ना? इस वक्त अकेले में यहाँ? छोटी माँ ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं तो अक्सर यहाँ बैठकर खुद से बात कर लेती हूँ अनुराधा, और अकेले रहना तो इस घर की नियति ही है। तुम भी तो अकेले ही रहती हो। हाँ, आज बात कुछ और है अनुराधा। कल रात 11 बजे मेरे पिता जल बसे। यह कहकर छोटी माँ चुप हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने पहली बार ठीक से उनसे बात की थी। मैं तो शायद दूसरों से बात करना, उन्हें सांत्वना देना भी भूल गई थी। मैं कुछ देर चुप रही। फिर छोटी माँ ने खुद कहा, मेरे पापा बहुत शराब पीते थे। हम 3 बहनें ही थीं। उन्हें बेटा नहीं था। वे कुछ कमाते भी नहीं थे। हमारी माँ थोड़ा बहुत जो कमाती उसी से गुजर चलता था। माँ ने उस हालत में भी मेरी बड़ी 2 बहनों को तो पढ़ाया, परंतु जब मेरा स्कूल में दाखिले का समय आया तो वह किसी अनजान बीमारी से ग्रसित हो गई। हालांकि मैं 6 वर्ष की थी। माँ मुझे बस थोड़ी थोड़ी ही याद है। हाँ, एक बार पापा ने माँ को बहुत मारा था। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी बहनों ने घर की जिम्मेदारी ले ली। वे खुद भी पढ़ती और मुझे भी पढ़ाती। मैं स्कूल नहीं जाती थी। उतना पैसा नहीं था हमारे पास। मेरी बहनें मुझे घर पर ही पढ़ाती। मैंने पढ़ाई काफ़ी देर से शुरू की थी। परिणाम स्वरूप 20 वर्ष की आयु में मैंने मैट्रिक की परीक्षा ओपन स्कूल से दी। मैं पास तो हो गई, लेकिन अच्छे अंक नहीं आए। फिर घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल होता जा रहा था। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। पापा तो पहले की तरह ही शराब की नशे में ही डूबे रहे थे। कभी कभी सोचती कि यदि दादाजी ने अपना घर नहीं बनाया होता तब हमारा क्या होता। कम से कम सिर छिपाने की जगह तो थी। खैर, यही सब देखते हुए मैंने अस्पताल में नौकरी करने की सोची। तनख्वाह बहुत कम थी, परंतु दाल रोटी का खर्च निकल ही आता था। अस्पताल में मुझ पर बुरी नज़र डालने वाले बहुत थे। कभी कभी खूबसूरती भी औरत की दुश्मन बन जाती है। एक दिन तुम्हारे पिता किसी काम से अस्पताल आए। उन्होंने मुझे वहाँ देखा, मेरे बारे में पूछताछ की, मेरे घर का पता लिया और मेरे पापा से मिले। औरों की तरह उन्हें भी मेरी खूबसूरती भा गई, और गरीब की खूबसूरती को खरीदना अमीरों के लिए शायद ही कभी मुश्किल रहा हो। उन्होंने मेरे पिता के सम्मुख शादी का प्रस्ताव रखा। मेरे पिता तो जैसे खुशी से फूले नहीं समाये। 20 साल की बेटी को 40 साल की उम्र दराज से ब्याहने में उन्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि उनकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी शहर के जाने माने रईसजादे के साथ ब्याही जाएगी।
पैसों में बहुत बल होता है। बहुत बुरा लगा मुझे। मेरी राय तो कभी ली ही नहीं गई। पापा किस अधिकार से मेरी जिंदगी का निर्णय कर सकते थे? कभी बाप होने का कोई फर्ज निभाया था उन्होंने? मैं बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन मेरी कौन सुनने वाला था। मैंने अपनी बहनों को यह बात कही, परंतु वे भी अपनी घर गृहस्थी की झमेलों में इस तरह लिप्त थी कि ज़्यादा कुछ कर ना सकें। वे खुद भी इस स्थिति में नहीं थी कि मेरी कोई सहायता कर सके। परंतु मेरा मन नहीं माना। मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं यह शादी नहीं करूँगी। लेकिन तभी मेरी बड़ी बहन के साथ एक दुर्घटना हो गई। वे बस से कहीं जा रही थी और वह बस खाई में गिर गई। वे बच तो गई, लेकिन इलाज में बहुत पैसा लगता। तब मैंने ठंडे मन से सोचा, बहन को बचाना जरूरी था। आखिर उन्होंने माँ की तरह पाला था मुझे। पैसों की ताकत को मैंने उस वक्त पहचाना। मैंने चुपचाप तुम्हारे पापा से शादी करने का मन बना लिया। मुझे पता चला कि उनकी एक 12 वर्ष की बेटी भी है, परंतु फिर भी मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बचाने की ही खातिर यह सब किया। तुम्हारे पिता ने हमारी आर्थिक रूप से बहुत मदद की, इस खातिर मैं चुप हो गई। उसके बाद मेरे पापा को तो मौका मिल गया। तुम्हारे पिता दारू पीने के लिए उन्हें खूब पैसे देते। कितना स्वार्थी होता है ना इंसान, अनुराधा। अपने बच्चे का दर्द देखकर भी अनजान बन जाता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। खैर, धीरे धीरे यहाँ आकर कुछ समय के पश्चात मैंने सब कुछ भूलकर तुम्हारे पिता को दिल से अपनाना चाहा, परंतु उन्हें तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से प्यार था। मात्र खिलौना भर थी मैं उनके लिए। बहुत कोशिश की अनुराधा, पर निराशा ही हाथ लगी। जब उनका मन करता वे मुझसे मिलते, अन्यथा महीनों वे मुझसे बात तक नहीं करते। यदि मैं कुछ कहती तो वे मुझे अपनी औकात में रहने को कहते। मुझसे कहते कि मुझे तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने मुझसे शादी की, मुझे इस बंगले में आश्रय दिया, वरना बूढ़ी होकर वहीं एक छोटी सी नौकरी करती, और कोई मिलता भी तो फटीचर। चूँकि उन्होंने दीदी के इलाज के लिए पैसे दिए थे, इसलिए मैं चुप हो जाती। उसके बाद मैंने चुप रहना सीख लिया। तुम्हारे पिताजी जो चाहते थे वह हो गया। सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा था और यही तो वह चाहते थे। वे आगे बोली, फिर तुम भी मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। तब तक मैं इस कदर टूट चुकी थी, तुम्हारे करीब जाने, तुम्हें समझने की मैंने कोशिश भी नहीं की। मुझे लगा कि न मेरे पिता अपने हुए न मेरे पति अपने हुए। तुम तो किसी और का खून हो, तुम कैसे मेरी अपनी हो सकती हो? फिर क्यों मैं यह बेकार की कोशिश करूं? क्यों हर बार अपना हमदर्द तलाशने की कोशिश करूं? मैंने तुम्हें अपनी खुशी तलाशने के बजाय खुद को एक गहरे अंधकार में धकेल दिया। मुझे माफ़ कर देना अनुराधा। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी जिसे मैंने कभी पूरा नहीं किया। कभी कभी लगता है पापा की तरह मैं भी तो स्वार्थी ही थी, जो अपने गमों में इस कदर खो गई कि तुम्हारे गमों को देखकर भी हमेशा मैंने अनदेखा किया है। लेकिन देखो ना, इतना कुछ होने के बावजूद जब पापा की मौत की खबर सुनी, मुझे बहुत रोना आया। मैं फूट फूट कर रोई। ऐसा क्यों होता है अनुराधा? कहाँ से हम औरतों में इतना स्नेह आता है, और क्यों आता है? क्यों हम लोग बेरहम नहीं हो सकते? यह कहकर छोटी माँ रोने लगी। मेरा भी गला भर आया। मैं वहीं बालकनी में फर्श पर बैठ गई। मैंने छोटी माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, माँ, आप चिंता मत करिए, अब सब ठीक होने वाला है। हमारे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। कितना कीमती समय हमने ऐसे ही जाया कर दिया, जबकि आप और मैं, हम दोनों उसी दर्द से गुजर रहे थे। फिर भी हम एक दूसरे के हमदर्द नहीं बन पाए। गलती सिर्फ आपकी नहीं थी माँ, गलती तो मेरी भी थी। मैंने भी तय कर लिया था कि कभी आपको माँ के रूप में नहीं स्वीकारूंगी। माँ, हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही नकारात्मक था। यदि हम कोशिश करते तो एक दूसरे के दोस्त बन सकते थे, हम अपना दर्द बांट सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। माँ ने मुझसे सहमति जताई। मैंने किचन में से एक गिलास ठंडा पानी लेकर माँ को दिया। आज हम एक अनोखी दोस्ती के रिश्ते में बंध रहे थे। सब कुछ कितना अच्छा और नया लग रहा था।
मैं वही माँ के पास नीचे बैठी। घड़ी ने सुबह के 4:30 बजा दिए। तभी मेरे मोबाइल पर विकास का मैसेज आया। उसने लिखा था, कब तक इंतज़ार करवाओगी अनुराधा? कब तक मेरे प्यार की परीक्षा लोगी? 2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम पति पत्नी के बंधन में बंध कर सदा के लिए एक हो जाएं। तुम्हारी हाँ के इंतज़ार में तुम्हारा और सदा तुम्हारा विकास। मेरे चेहरे की प्रसन्नता से माँ समझ गई कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। मैंने विकास को मैसेज किया, विकास, तुमने मेरा बहुत इंतज़ार किया है, एक दिन और कर लो। आज मुझे माँ को लेकर उनके पिता के दाह संस्कार में जाना है। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। माँ के पूछने पर मैंने माँ को विकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि हम लोग 2 साल से एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और विकास चाहता है कि हम विवाह बंधन में बंध जाएं। मगर रिश्तों से डर लगने लगा है। तब माँ ने मुझे प्यार से समझाया, मेरे हिसाब से यदि विकास तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता तो तुम्हारा इंतज़ार भी नहीं करता। वह विवाह करना चाहता है तुमसे, तुम्हें प्यार से अपनाना चाहता है। फिर भी एक बार उससे मिलना चाहूँगी। माँ का यह कहना था कि मेरी खुशी की सीमा न रही। मैंने माँ से कहा, माँ, आपको पूरा अधिकार है और आपको यह अधिकार देते हुए मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। आज लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में भी अच्छे बुरे का निर्णय लेने वाला कोई है अब जो मुझे गलत काम के लिए डांट सकता है। कहते कहते मेरा गला भर आया। आज हम माँ बेटी खूब रोए। अब सूरज की पहली लालिमा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी आज प्रसन्न है। नया दिन आज कुसुम का नया सवेरा लेकर हमारी ज़िंदगी में आया था। मैंने माँ से जल्दी तैयार हो जाने को कहा। माँ ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी माँ के मायके में आकर रुकी। माँ ने अपने पिताजी को अंतिम बार प्रणाम किया। वहाँ उनकी बहनें पहले ही पहुँच चुकी थीं। मैं उन सब से मिली। मैं अगले दिन घर आ गई और माँ कुछ दिन वहीं रुक गई। फिर मैं विकास से मिलने गई। विकास मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर हम कॉफ़ी हाउस गए, वहाँ कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मैंने विकास से कहा, विकास, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे मेरे परिवार के रूप में छोटी माँ का प्यार मिला है। मैंने तुमसे अपने परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन तुम्हें सब कुछ जानने का अधिकार है। यह कहकर मैंने विकास को सारी बात बता दी। मैंने विकास से यह भी कहा कि शादी के बाद भी माँ मेरे साथ ही रहेगी। अब मैं उनको और अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने एक माँ का प्यार तो खो ही दिया है, अब दूसरी माँ का नहीं खोना चाहती। यह सब जान लेने के बाद ही वह मुझसे शादी करने का फ़ैसला लें। कोई जल्दीबाजी ना करें। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। विकास। मैं यह कहकर उठने ही वाली थी कि विकास ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने मुझसे कहा, अनुराधा, पहले मैं केवल तुमसे प्यार करता था, परंतु अब तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ। जहाँ तक माँ का सवाल है, माँ यदि अपने बच्चों के पास नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? और यकीन मानो, हम लोग माँ को ढेर सारी खुशियाँ देंगे जिनकी वे हकदार हैं। विकास का इतना कहना था कि मैं विकास के गले लग गई। माँ उम्र के हिसाब से मेरी बड़ी बहन जैसी थी। अब हमें उन्हें साथ रखकर उनका भी भविष्य संवारना था, ताकि हमारे साथ साथ वे भी ज़िंदगी का मज़ा ले सकें। 2 दिनों बाद विकास माँ से मिला। माँ को विकास अच्छा लगा। उनकी तरफ से हरी झंडी मिलते ही हम नए जीवन की हसीन कल्पनाओं में खो गए। अरे अरे, अभी से सपने में खो गए तुम दोनों। अभी बहुत काम है। मेरी बेटी की शादी है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। माँ का यह कहना था कि हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।